नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर हमारा विशेष कार्यक्रम राष्ट्रमंच, जिसमें हम करते हैं बड़े विषय पर बड़ी बहस। मैं हूं लालचंद्र सिंह। सप्ताह के अंत में हम आपके लिए लेकर आते हैं ये विशेष कार्यक्रम। और आज राष्ट्रमंच में जो बड़ी बहस है वो मध्य प्रदेश के धार में स्थित जो भोजशाला है उसको लेकर इंदौर हाईकोर्ट का जो एक बड़ा फैसला आया है, वो विषय है कि अब तक भोजशाला विवाद जो ये है क्या, इसमें कानूनी तौर पर क्या क्या हुआ है और इंदौर हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें क्या कुछ हाईकोर्ट ने कहा है, और ये भी कि कानूनी तौर पर अब इस मामले में आगे क्या हो सकता है। और एक बात और कि ऐसे कुछ और मामले देश में हैं, क्या भोजशाला वाले मामले पर आए इस निर्णय का आगे भी कुछ असर होगा क्या। और ये भी कि जैसा कि आप जानते हैं एक हवाला दिया जाता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, यानी पूजा स्थल पर आधारित जो कानून है उसका भी हवाला दिया जाता है। तो इस मामले में अदालत ने उसमें क्या देखा, तो भोजशाला हिंदुओं की करार दी गई है इंदौर हाईकोर्ट के द्वारा। हिंदुओं की भोजशाला परिसर में भव्य यज्ञशाला। आज राष्ट्रमंच में इसी बड़े विषय पर बड़ी बहस करेंगे और इसको समझने की कोशिश भी करेंगे। और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विदेश यात्रा पर गए हुए हैं उनके कुछ आप तस्वीरें अभी आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड के राजा और रानी से मुलाकात करने के लिए गए हुए हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 5 देशों का विदेश का दौरा है, विदेश के 5 देशों का, उसमें से ये नीदरलैंड के दौरे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजा विलेम अलेक्जेंडर और महारानी से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो पीएम मोदी ने राजा विलियम अलेक्जेंडर और वहां के महारानी से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड के दौरे पर 5 देशों के दौरों के दौरान नीदरलैंड के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो ये तस्वीरें आप वही देख रहे हैं जब अपने कार्यक्रम में वो वहां के किंग और क्वीन से मिलने के लिए पहुंचे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड की ये 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड पहुंचे हुए हैं। और भारत और नीदरलैंड की दोस्ती जो है वो उसका एक इतिहास रहा है, दोनों देशों के बीच संबंधों का इतिहास रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा उसी सिलसिले में काफ़ी महत्वपूर्ण इसे कहा जा सकता है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे पर हैं, उनमें से ये नीदरलैंड का दौरा इस समय आप देख रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। नीदरलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कई कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड यात्रा के दौरान जब गए तो आज उन्होंने हालांकि वहां पर भारतीय प्रवासी समुदाय को भी संबोधित किया है। कई कार्यक्रम हैं, उन्हीं में से ये एक कार्यक्रम महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ के किंग और क्वीन से मुलाकात की है। नीदरलैंड में किंग और क्वीन जो है वो वहाँ पर वहाँ के संविधान के मुताबिक ऐसे वहाँ पर पद होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कई देशों में, चाहे वो ग्रेट ब्रिटेन हो या फिर जापान हो या फिर और भी कुछ देश हैं जहाँ पर कि किंग क्वीन अभी भी वहाँ के पद हैं, तो नीदरलैंड में भी किंग और क्वीन होते हैं। वहाँ के किंग विलियम अलेक्जेंडर और वहाँ के महारानी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक और शिष्टाचार भेंट की है, मुलाकात की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वहाँ के किंग और क्वीन के साथ, राजा और महारानी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, उनका वहाँ पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। और स्वागत होने के बाद फिर प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। कुछ शायद उन्होंने लिखा भी है, जो विजिटर्स बुक होता है उसमें भी प्रधानमंत्री ने अपने शब्द अंकित किए हैं। क्या अंकित किए हैं ये तो बाद में हम आपको बताएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें जो हैं वो दोनों देशों के संबंधों को लेकर के बहुत कुछ कहती हैं कि दोनों देशों के संबंध कितने महत्वपूर्ण हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा के दौरान नीदरलैंड के साथ कई मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं। जिस तरह के वैश्विक समीकरण इन दिनों बदले हैं, 2 जगहों पर युद्ध चल रहा है। एक तो रूस और यूक्रेन के बीच कई सालों से 4-5 साल हो गए, 4 साल तो ज़रूर, 4 साल से ज़्यादा ही। और दूसरा जो खाड़ी में युद्ध चल रहा है ईरान और इज़राइल के बीच, और उसमें अमेरिका भी शामिल है।
तो इन सब परिस्थितियों के मद्देनजर जो यूरोप है, यूरोप के जो देश हैं, उन्होंने एक अलग रुख अपनाया है। और ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री का यूरोपीय देशों का दौरा वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण, थोड़ा और महत्वपूर्ण हो जाता है। ये तस्वीरें आप देख रहे थे, आपको आगे भी हम तस्वीरें दिखाते रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों की। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज का जो हमारा राष्ट्रमंच का विषय है वो मध्य प्रदेश में जो भोजशाला पर इंदौर हाईकोर्ट का फैसला आया है उस पर हम आज बात करने वाले हैं। उस पर आगे चलकर हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, हम आपको कुछ प्रतिक्रियाएं भी दिखवाएंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद राष्ट्रमंच में बड़े विषय पर बड़ी बहस करेंगे। यार कल सेंसस वाले आए थे, सारा प्रोसेस तो मोबाइल एप्लीकेशन से हो गया, ऑनलाइन डिजिटल था, लेकिन थोड़ा टाइम लग गया यार। अच्छा, टाइम लग गया? हाँ यार। लगता है मेरी बारी। हाँ, जा जा देख ले देख ले। वापस आ गया? हाँ, हो गया। इतनी जल्दी? तेरे को बताया था ना, सेल्फ इन्यूमरेशन लिया था। हेलो, अपने स्टेट का सेंसस सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल एक्टिव हो गया है। जल्दी से फॉर्म भर ले, जल्दी से भर ले फॉर्म। भूल गया यार। बस तेरी वही पुरानी आदत। आईडी दिखाई, कंफर्म किया और मिनटों में काम हो गया। ये तो मिस कर गया, आप मिस मत कर देना। घर बैठे सेल्फ एन्यूमरेट करें, जनगणना में जुड़े। मास्टर जी। हाँ? नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। हाँ, कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो आज जैसा कि हमने ब्रेक पर जाने से पहले बताया कि राष्ट्रमंच में आज बड़े विषय पर बड़ी बहस करने वाले हैं। आज का बड़ा विषय क्या है? बड़ा विषय यह है कि मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला प्रसिद्ध स्थल है और भोजशाला के बारे में आपने सुना होगा। तो भोजशाला का यह विवाद काफी दिनों से चल रहा था क्योंकि वहां पर एक मजार भी है और भोजशाला आप इसकी तुलना कर सकते हैं जो नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला अध्ययन केंद्र हुआ करते थे। तो वहां वाग देवी की प्रतिमा, राजा भोज के बारे में तो आपने सुना ही होगा, राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया था। वाग देवी की प्रतिमा, वाग देवी मतलब सरस्वती देवी की प्रतिमा, और वहां पर संस्कृत के अध्ययन का बहुत बड़ा केंद्र था। लेकिन आगे चल करके कालांतर में वहां पर यह विवाद हुआ कि वहां पर एक मजार भी बना और उसके बाद हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष अपने अपने दावों को लेकर अदालत में गए। उसी पर ये जो कानूनी फैसला आया है इंदौर हाई कोर्ट का, ये कितना महत्वपूर्ण है, क्या है इस फैसले में, आगे भी इसका कुछ असर हो सकता है क्या? आज के राष्ट्रमंच में इसी बड़े विषय पर बड़ी बहस करेंगे। लेकिन पहले आपको जरा कुछ प्रतिक्रियाएं इस फैसले के बाद जो आई हैं वो सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो भोजशाला पर हाईकोर्ट का निर्णय आया है उसका उन्होंने स्वागत किया। ने माना कि हाँ, ये भोजशाला का स्थान था जहाँ राजा भोज ने माँ वाग्देवी के स्थान के माध्यम से इस स्थान की महत्ता को विकसित किया था। मैं अपनी ओर से इस निर्णय का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, मध्य प्रदेश वासियों को बधाई भी देता हूं। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि यह फैसला तो आया, लेकिन इस फैसले में जो मुस्लिम पक्ष है उनका वकील जो है अरशद वारसी, वो संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि जो एएसआई ने रिपोर्ट दी थी, सर्वे की रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला आया, उन्होंने कहा एएसआई की उस रिपोर्ट में ही कई खामियां हैं। पक्ष की तरफ उसको फैसले को दिया गया है और ये बोला गया है कि वो जो स्थान है जिसको हम जामा मस्जिद कह रहे हैं वो वाग्देवी का मंदिर है और उस पर हिंदू पक्ष का ही स्थापित जो एक क्लेम है वो माना गया है। हालांकि हम इस जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि इसमें पूरा एएसआई की रिपोर्ट को ही लेकर ये जजमेंट किया गया था और उसमें कई सारी खामियां हैं उस एएसआई की रिपोर्ट में।
तो मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो संतुष्ट नहीं है। जाहिर सी बात है, इसका मतलब इशारा मिलता है कि आगे ये मामला जाएगा। हमने पहले आपको उन्हीं की बात सुनवा दी, अब हिंदू पक्ष के वकील की भी बात सुनवाते हैं। शिशिर दुबे जो हिंदू पक्ष के वकील हैं, उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का ये फैसला पूरी तरह से हिंदुओं के पक्ष में आया है। मांगी गई थी पिटीशन के आधार पर वो डिसाइड हुई है। साथ ही उसमें न्यायालय ने माना है कि राजा भोज का बनाया हुआ मां सरस्वती का मंदिर है और इसका जो अब ये जो जगह है ये एएसआई के अधीन पर ये हिंदुओं का रहेगा। इसके साथ ही न्यायालय ने ये सहूलियत दी है कि जैसे हिंदू पक्ष द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को समय समय पर जो है आवेदन दिए जा चुके हैं मूर्ति वापस लाने के लिए, तो न्यायालय ने कहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार चाहे तो इसे डिसाइड करके मूर्ति वापस बुला सकती है। तो ये तो बात हो गई कानूनी प्रतिक्रियाएं। अब कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आपको दिखाते हैं। भोजशाला पर हाईकोर्ट के निर्णय पर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, जो उन्होंने प्रतिक्रिया दी वो हम आपको दिखाते हैं कि उन्होंने इसको लेकर के क्या कुछ कहा है। उन्होंने दरअसल इस पर आपत्ति भी जताई। 1991 पे वर्ष अब क्या बोलता है सेक्शन 4 उसका, कि जो मस्जिद का, मंदिर का, गुरुद्वारे का या बौद्ध धर्म के जो भी जिस धर्म जो 15 अगस्त 1947 की थी उसको चेंज नहीं किया जा सकता। छठी बात यह है कि ASI का कानून है जो ये कहता है कि आप किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप के नेचर और कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते। तो दरअसल असदुद्दीन ओवैसी जो बात कर रहे थे वो पूजा स्थल से जुड़ा हुआ एक 1991 का जो कानून है उसका हवाला दे रहे थे। इसके बारे में हम करेंगे, विशेष रूप से बात करेंगे। बहरहाल प्रतिक्रिया सुनवाते हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भोजशाला को लेकर बहुत दिनों से ये संघर्ष चला आ रहा था, अब निर्णय आया है। भोजशाला को लेकर के बहुत लंबे समय से लोग संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के माध्यम से जो फैसला आया है उस फैसले से एक तरह से मैं कहूं कि जो हिंदुओं में खुशी की लहर है और जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं वो मातम मना रहे हैं। लेकिन हम इसका स्वागत भी करते हैं और जिन लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा है उनको बहुत बहुत इस लड़ाई में विजय प्राप्त करने पर बधाई देते हैं। और मौलाना महमूद मदनी जाने माने नाम है, उन्होंने कहा कि ये मस्जिद का मामला नहीं, ये तो कानून का मामला बनता है। मामला नहीं है, सिर्फ ये मुल्क का दस्तूर का मामला है, तो लड़ेंगे आप सुप्रीम कोर्ट, कानून का मामला है भाई। वो लोग लड़ रहे हैं। साध्वी रितंबरा एक जानी मानी नाम जो राम मंदिर आंदोलन के दौरान जिनकी बहुत चर्चा थी, उन्होंने कहा ये दरअसल सत्य की जीत हुई है। सत्य की जीत हो गई क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप में कोई भी वहां जाके खड़ा होगा तो समझ में आता है कि वो हिंदुओं का मंदिर है। तो भोजशाला हमें मिली है, सत्य की जीत हुई है। सनातन जगत को बहुत बहुत बधाई। कुछ और प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं। मौलाना फिरंगी मैली ने कहा कि दरअसल इस फैसले से मुसलमानों में मायूसी है। कोर्ट का फैसला आया है, इससे मुसलमानों में काफ़ी मायूसी पैदा हुई है और अफसोस हुआ है। लेकिन सभी लोग जानते हैं कि एक ज़माने तक वहाँ मुसलमान नमाज अदा करते आ रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ हम लोगों के लिए भी कानून के अभी दरवाजे और आगे खुले हैं। तो लिहाजा इस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा। तो ये तो लग रहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। ये स्वामी जितेंद्रानंद, उन्होंने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी, उनकी भी बातें सुनवाते हैं। संत समिति ने बार बार अपील की मुस्लिम धर्मगुरुओं से, उनके नेताओं से, आइए देश चलाना है, साथ बैठ करके विचार करें। कोर्ट के चक्कर में फंसेंगे, कोर्ट संविधान के आधार पर चलेगा, संविधान के आधार पर देश चलेगा। तो ऐसी व्यवस्थाओं में जो संवैधानिक व्यवस्था है वो साक्ष्य मांगेगी और साक्ष्य हमारे पास है।
और भोजशाला विवाद में एक नाम जो है वो बहुत चर्चित रहा है, वो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। उन्होंने 2003 में एक फॉर्मूला निकाला था वहां के लिए, वो फॉर्मूला भी हम आपको आगे बताएंगे। बहरहाल इस फैसले पर उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में लोग खामखा हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। दिन की बात है कि ये जब हिंदुस्तान में संकट है, आर्थिक संकट है, सामाजिक संकट है, इस संकट के समय ये फिर हिंदू मुसलमान की जो बात की जा रही है ये उचित नहीं है। दरअसल साल 2003 में जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह, तो उस समय एएसआई ने एक व्यवस्था दी थी जिसमें कि मंगलवार को हिंदू पक्ष पूजा कर लेता था और शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष जाकर के वहां नमाज पढ़ लेता था। लेकिन कई बार टकराहट तब हुई जब शुक्रवार को ही सरस्वती पूजा पड़ गई, तब जाकर के टकराहट हुई थी। तो ये विवाद तो लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन अब इस विवाद में इंदौर हाईकोर्ट ने अपना ये निर्णय दिया है। इंदौर हाईकोर्ट का जो निर्णय है उसके मुताबिक इस पर पूरी तरह से दावा हिंदू पक्ष का बनता है और मुस्लिम पक्ष के सभी दावे को इंदौर हाईकोर्ट ने नकार दिया है, इंदौर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसीलिए आज राष्ट्रमंच पर इस बड़े विषय पर बड़ी बहस कर रहे हैं। पहले 5 सवाल आपको बता देते हैं कौन कौन सवालों पर हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रमंच पर आज का जो सवाल है, क्या है मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला का विवाद, क्या इसका इतिहास रहा है, क्या टाइमलाइन रहा है, बताएंगे आपको। और दूसरा सवाल, अब तक भोजशाला विवाद में कानूनी तौर पर क्या क्या हुआ, अदालतों में इस मामले पर क्या कुछ हुआ, और अभी क्योंकि हम इस समय इस पर बहस कर रहे हैं क्योंकि इंदौर हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया है, उस फैसले में क्या कुछ है ये हम आपको बताएंगे। चौथा सवाल, अब भोजशाला मामले में आगे क्या हो सकता है, कुछ तो आपको संकेत मिल गए प्रतिक्रियाओं से कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है ये। और पांचवा सवाल कि भोजशाला पर आए इस फैसले का आगे कुछ और मामलों पर भी असर हो सकता है क्या। इन्हीं सवालों पर राष्ट्रमंच में इस बड़े विषय पर बड़ी बहस करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसएन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। एसएन सिंह जी बहुत बहुत स्वागत। अजय वर्मा जी, कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत अजय वर्मा जी। हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी जी भी जुड़ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर, बहुत बहुत स्वागत सर, खैर मकदम आपका। हमारे साथ आशीष गोयल, वो नाम जो दरअसल मुख्य याचिका करता रहे हैं भोजशाला प्रकरण में, और ये धार हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ये संगठन है, उसके ये उसके रहे हैं प्रमुख, और उन्होंने वही याचिका करता रहे हैं, तो उनका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। वो जुड़े हुए हैं और कानूनी पहलू को समझाने के लिए यहीं स्टूडियो में हमारे साथ डीके दुबे जी, संविधान के विशेषज्ञ। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और अब सबसे पहले मैं आज आशीष गोयल जी के पास चलता हूं। आशीष गोयल जी, आपके पास आने का सबसे पहले आने का मतलब यही कि राष्ट्रमंच में जरा हमें और हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो पूरा विवाद है ये कैसे शुरू हुआ, कैसे इसको कानूनी विवाद के रूप में लेकर आप गए, और उसके बाद यहां तक की जो यात्रा रही अदालतों में वो कैसी रही। जी सिंह साहब, आपने जो है विषय को काफी बड़ा करा है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि राजा भोज ने 1034 में मां सरस्वती मंदिर भोजशाला का निर्माण किया था, जिस पर 1305 में खिलजी ने आक्रमण करके उसको मस्जिद में बदलने का प्रयास किया। बस वहीं से शुरू होती है हिंदू समाज के संघर्ष की कहानी और भोजशाला पर हिंदू समाज के आधिपत्य की कहानी, जिन्होंने मुगलों ने, गोरी ने, गजनवी ने, बाबर ने, खिलजी ने, सबने आक्रमण करा, और भोजशाला जैसे अन्य धार्मिक स्थानों पर आक्रमण करा, वैसे ही भोजशाला पे भी खिलजी ने और दिलावर खां गोरी ने, महमूद शाह खिलजी ने आक्रमण करा, और वहां पर जो है हिंदू प्रतीक चिन्हों को नष्ट करा, अपने हमारे भोजशाला के मंदिर को, संस्कृत की पाठशाला को नष्ट करा। तभी से हिंदू समाज संघर्ष करता रहा है। लेकिन वर्ष 1952 में महाराजा भोज स्मृति समिति का भी वहां गठन हुआ, और उसके बाद से जो है वो यह विषय ज्यादा चला, और तब के जो हिंदू महासभाई लोग थे, जो हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने वाले चैतन्य लोग थे, उन्होंने वहां पर नमाज का भी विरोध करा और हिंदू समाज का आधिपत्य चला। 1992 में बाबरी के ढांचे के ध्वस्त होने के बाद 1994-96 से वहां पे हनुमान चालीसा का पाठ होने लगा। तब से ही जो है वो एक विवाद की स्थिति बनी।
ठीक है। 12 मई 1997 को दिग्विजय सिंह जी की सरकार में भोजशाला पर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया। हर शुक्रवार को केवल मुसलमानों को वहां पे नमाज की इजाजत थी। वर्ष में एक ही बार जो है वसंत पंचमी पर हिंदुओं को पूजा अर्चना हवन की थी। यहीं से जो है ये विवाद शुरू हुआ और 2003 आते आते हिंदू समाज ने संघर्ष से, अपने पराक्रम से, अपने परिश्रम से, अपने सामर्थ्य से भोजशाला पर अपना अधिकार पाया। तब एएसआई ने 7 अप्रैल 2003 को एक आदेश निकाला। उसके पहले हिंदू समाज के 3 वीरों ने बलिदान दे चुके थे, मुकदमे झेल चुके थे, यातना, प्रताड़ना, संपत्ति कुर्क नोटिस, रासुका, जिला बदर, सब कुछ उस सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ, जिसके विरोध में ये हिंदू समाज जागृत हुआ। और वही संघर्ष का परिणाम था कि 7 अप्रैल 2003 का एक आदेश आया, लेकिन वो आदेश अधूरा था। उसमें हिंदुओं को प्रति मंगलवार को पूजा का अधिकार था, मुसलमानों को प्रति शुक्रवार को नमाज का अधिकार था, और बाकी के 5 दिन 1 रुपए के टिकट पर आप भोजशाला जा सकते हैं। लेकिन यह अधिकार जो रहा है, यह अधूरा अधिकार रहा है। क्या अपने शाश्वत मंदिर में जाने के लिए, क्या माँ की आराधना करने के लिए प्रतिबंधों के रास्ते से गुजरना अब जो ये फैसला आया है आशीष जी, अब जो ये फैसला आया है, इस पर मैं आगे चल करके आपसे जरूर समझूंगा कि इस फैसले के मुताबिक क्या पूरी तरह से अधिकार आप लोगों को यानी हिंदू पक्ष को मिल गया है, या फिर वहां पर जो एक मजार है उसका क्या होगा, उसमें आगे क्या व्यवस्था दी है, ये मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन पहले जो बातें आपने कही इस पर जरा मौलाना साजिद रशीदी जी, मौलाना साजिद रशीदी जी हमारे साथ अभी शायद नहीं है, आगे चल करके जुड़ेंगे तो उनसे जरूर बात करेंगे। लेकिन इस पे और ज्यादा बात करने के लिए मैं डीके दुबे जी जो अभी आशीष जी बात बता रहे थे कि देखिए अदालत में इसकी यात्रा कैसी रही है, वो लगभग उन्होंने रख दी। अब सवाल ये है कि इसमें बार बार एक बात आपने देखी होगी सारी प्रतिक्रियाओं में कि चाहे असदुद्दीन ओवैसी जी हों या फिर और भी लोग हों, वो 1991 के उस कानून का हवाला दे रहे हैं जो नरसिंह राव सरकार के समय में कानून बनाया गया था। अच्छा, जब अयोध्या पर फैसला आया था, सब लोग हम लोग जानते हैं कि उसमें अयोध्या को इस कानून से अलग रखा गया था, अपवाद रखा गया था, लेकिन भोजशाला तो अपवाद नहीं था। अब जाकर जो इंदौर हाईकोर्ट का ये फैसला आया है, किस मेरिट पर? डीके दुबे जी, देखिए मुझे लगता है कि ये विवाद जानने से या ऑर्डर जानने से पहले उसकी जेनेसिस जानना बहुत जरूरी है कि केस के ग्राउंड क्या है। ठीक, अयोध्या के मंदिर की जब हम बात करते हैं तो वो हिंदू या मुस्लिम पक्ष के कब्जे में है, मतलब विवाद उसका ये है कि वो लैंड डिस्प्यूट है। ठीक, ये लैंड डिस्प्यूट नहीं है, ये दोनों में बेसिक अंतर है। वो लैंड डिस्प्यूट है, ये लैंड डिस्प्यूट नहीं है। लैंड डिस्प्यूट कैसा होता है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बना ली, आज वहां एक कमेटी बैठी हुई है, वो कमेटी के पोजीशन में वो है। हम ये कह रहे हैं कि ये पुराना मंदिर है, इस मंदिर को पुनः स्थापित करना चाहिए और आप ये जो मस्जिद का आवरण आपने बना रखा है इससे बाहर निकलिए और मंदिर को पुनर्स्थापित करिए। भोजशाला एएसआई संरक्षण में है। एएसआई संरक्षण का मतलब है भारत सरकार के आधिपत्य में है। अब ये जमीन लैंड डिस्प्यूट नहीं है। लैंड डिस्प्यूट नहीं है का मतलब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। ओके, ये सीधा क्योंकि ये लैंड डिस्प्यूट ही नहीं है। ये लैंड डिस्प्यूट नहीं है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। अब इसमें जो वो मंदिर है, मंदिर में पूजा अर्चना का राइट किसका होगा, ये सवाल कोर्ट के सामने है। जब 2003 में ये कह दिया गया कि आप मंगल को जा सकते हैं और आप शुक्रवार को जा सकते हैं, तो शुक्रवार को क्यों? क्या कोई मुस्लिम उसमें इंटरवेंशन है? तब ये वाद शुरू होता है। तो कोर्ट ने जो आज फैसला दिया है वो फैसला हिंदुओं का, चूंकि वो स्थान है, हिंदू पूजा का स्थान है, वो मंदिर है, इसलिए केवल हिंदुओं को ही वहां अधिकार हो सकता है, मुसलमानों को अधिकार नहीं हो सकता। एक चीज यहां पर हम लोग साफ कर दें डीके दुबे जी कि 2003 का जो व्यवस्था थी, वो व्यवस्था खुद एएसआई ने दी थी कि मंगलवार को हिंदू पूजा करेंगे, शुक्रवार को मुस्लिम नमाज पढ़ेंगे और सरस्वती पूजा के दिन वहां पर हिंदू पूजा कर पाएंगे। देखिए होता क्या है, एएसआई का ही वो
आदेश है, होता क्या है कि जिस समय विवाद शुरू होता है, जब मुसलमान उसमें घुसने लगे, क्योंकि कमाल मौला की जो मजार वगैरह है वो बाहर है, भोजशाला के अंदर नहीं है। मैं स्वयं वहां पर गया हूं, मैंने मंगलवार को वहां उसमें भाग लिया है। अच्छा, जब आप गए तो थोड़ा जरा आंखों देखिए हमारे दर्शकों को बताइए भी, क्योंकि अलग अलग एंट्री भी अलग अलग थी दोनों पक्षों के लिए वहां पे। नहीं, वो केवल शुक्रवार और मंगलवार का। ये एंट्री वाला जो विषय आया वो अभी आया जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने इस बार, मतलब इससे पहले भी इस तरह के विषय आए होंगे, इस बार शुक्रवार के दिन वो सरस्वती पूजा हो गई। ठीक, तो ये हुआ कि नमाज होगी कि सरस्वती महोत्सव मनाया जाएगा। तब सुप्रीम कोर्ट विवाद आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई नमाज तो एक पर्टिकुलर टाइम पर हो सकती है, उसको दूसरे रास्ते से एंट्री दी जा सकती है और वो नमाज करके बाहर हो जाएंगे और सरस्वती पूजा पूरे दिन चल सकती है। अच्छा, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी। ठीक है। वैसे तो जनरली एक ही रास्ता होता है। अब इस विवाद में भोज महोत्सव 2023 या 22 में मैंने पार्टिसिपेट किया था, 3 दिन का वो कार्यक्रम था। हम तब भोजशाला में गए थे, तो बाहर का जो हिस्सा है वहां आपको दिखाई पड़ेगा कि ये इस्लामिक स्ट्रक्चर टाइप का बना हुआ, क्योंकि वो छोटी मजार, बड़ी मजार और वो सब बनाकर रखा गया। अंदर जब आप घुसते हैं तो कुछ नहीं है अंदर, तो मतलब एक वो आला बना हुआ है, स्थान बना हुआ है जहां पर पता लग रहा है कि यहां भगवान विराजमान रहे होंगे, यहां पर हनुमान जी हैं, यहां पर। तो अंदर तो आप जैसे ही घुसेंगे तो आपको हिंदू स्ट्रक्चर ही लगेगा। ठीक है। इसको वेरीफाई करने के लिए 2 जजेस की बेंच एएसआई की रिपोर्ट के अलावा खुद भी विजिट किया उन्होंने, और खुद विजिट करके जो एएसआई ने रिपोर्ट दी उसको क्रॉस वेरीफाई किया, और क्रॉस वेरीफाई करके उन्होंने ऑर्डर दिया है। इसलिए यहां पर जो मुख्य बात है कमाल मौला की, वो कमाल मौला अंदर है ही नहीं। अच्छा, एक और मजे की बात है, जजमेंट में लिखा कोर्ट ने कि कमाल मौला का उस स्थान से कोई वास्ता ही नहीं था। वो तो कर्णावती में रहे और कर्णावत में रहे और अहमदाबाद में मरे, और उनके और इनके बीच में 200-300 साल का फर्क है। ठीक, तो इसमें लेकिन बीच में अलाउद्दीन खिलजी का भी नाम आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने वहां पर जाकर के स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ की थी। नहीं, उन्होंने इन लोगों ने 3-4 बार प्रयास किया, कभी भोजशाला में अंदर नहीं जा पाए। हिंदू समाज सदैव से लड़ता रहा, लेकिन इन्होंने बाहर कमाल मौला बिठा दिए। कमाल मौला करके कि भाई ये उनका स्थान, इनको लगा होगा कि बाद में लोग भूल जाएंगे, लेकिन हिस्ट्री कभी खत्म नहीं होती। इसलिए हाई कोर्ट में ये पिटीशन में आया और जजमेंट भी लिखा कि नहीं, ये जो विषय है ये तो है ही कर्णावत का, यहाँ का है नहीं, गुजरात में रहते थे वो, तो यहाँ का उनका लेना देना नहीं। ये सिर्फ भू राजनीतिक आंदोलन के लिए जमीन कब्जा कैसे हो, इसके लिए ये फर्जी स्ट्रक्चर बनाया गया, इनमें कोई जानकारी। ठीक, मैं अब इस समय सीधे अजय वर्मा जी का रुख करता हूं। अजय वर्मा जी, एक फैसला क्या बल्कि एक व्यवस्था दी गई थी कांग्रेस के सरकार के द्वारा, पूजा स्थल कानून की व्यवस्था, और दिग्विजय सिंह ने 2003 में जब वो मुख्यमंत्री थे तो भोजशाला के लिए एक व्यवस्था आई थी, जिस व्यवस्था के बारे में हमने जिक्र किया। क्या ये जो फैसला आया इंदौर हाई कोर्ट का, अजय जी, क्या ये आपके द्वारा दी गई व्यवस्था, आपके मतलब कांग्रेस के द्वारा दी गई व्यवस्था से अलग है? और अलग है तो क्यों है, क्यों इस तरह का निर्णय आया है? देखिए लालचंद जी, स्थान और समय परिवर्तित होता रहता है, वक्त की मांग डिमांड चेंज होती रहती है। ठीक, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अब ऊपर बंगाल जीत के बाद मैं श्री भगवान नरेंद्र मोदी जी की जय हो, मैं मोदी जी को भगवान मानने लगा। मुझे लगता किसी मनुष्य को आप भगवान क्यों मान रहे हैं? अरे साहब, अब क्यों इसलिए मान रहा हूं मैं कि मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मित्रों, पहले मैंने सोचा था कि मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, लेकिन अब मुझे लगता है मैं शायद नॉन बायोलॉजिकल हूँ और देश का कल्याण करने के लिए हूँ, संसार के कल्याण के लिए। और उस पर मोहर लगाई थी जेपी नड्डा जी ने कि अब तो नरेंद्र मोदी देवताओं के भी राजा हो गया। तो मैं उन्हीं का समर्थन आगे कर रहा हूँ। बंगाल जीत भी हो गई, मोदी जी भी हो गए। चलिए अब इस पर आ जाइए। अब देखिए, मोदी साहब भारत के हित के लिए, संसार को झुकाने के लिए 5 कंट्रियों के दौरे पर गए हुए हैं। वो अभी तेल को बचाने, मैं बात कर रहा हूँ, शुरुआत मेरी वहीं से, तेल को बचाने, विकास को बढ़ाने, खर्चा कम हो, क्योंकि उनकी 5 अपील थी। मित्रों, सोना मत खरीदिए, फैसले पर पैदल जाइए। सर वहीं आ रहा हूँ, इसी से ही कनेक्टेड है। सोना मत खरीदिए, पैदल चलिए, गाड़ियों का मत करिए, महिलाएं ब्यूटी पार्लर ना जाएं तो अच्छा है, वगैरह वगैरह वगैरह। आइए सर, देखिए ये इस वक्त जरूरत है देश में कौमी एकजुटता की। जो फैसला कोर्ट ने दिया है वो सब लोगों को समझना चाहिए। कोर्ट का निर्णय है, वहां हिंदू मुस्लिम में मुद्दा ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो कोई निर्णय दे रहा है उसमें सारी पार्टी माननी है, हम भी मान रहे हैं। जो निर्णय में देखिए 2 पक्ष होते हैं लालचंद जी। एक पक्ष होता है
याचिकाकर्ता और एक पक्ष होता है विरोधी। तो नेचुरली मैच होगा या कोर्ट का जजमेंट होगा तो एक के खिलाफ होगा और एक के फेवर में होगा। जिसके फेवर में होगा वो चाहे अजय वर्मा हो या लालचंद हो या रहीम हो, और ये भी कि इसमें अभी आगे विकल्प है, भी आगे विकल्प है सुप्रीम कोर्ट का, और ऐसे संकेत मिल भी रहे। और जिसके खिलाफ होगा वो उसके खिलाफ जाएंगे अपने तरीके से अपनी बात। तो इस देश की कौमी एकजुटता और भारत के संविधान के अनुसार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी को समानता का अधिकार भारत का संविधान देता है। कोर्ट ने जो निर्णय किया उस पर आगे वो क्या करना है, कैसे करना है, अब उसको इवेंट मैनेजमेंट और उसको इस तरह का मामला बनाया जाए कि देश की सोशल फैब्रिक। ठीक। एसएन सिंह जी, एक सवाल प्रायः उठता है कि भाई देखिए, जब इस तरह के कोर्ट इस तरह के फैसले दे ही रहे हैं तो वो जो कानून है पूजा स्थल से संबंधित कानून 1991 वाला, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के तौर पर संसद में उस कानून को समाप्त करने के लिए कोशिश करती है? बड़ी अच्छी बात है लालचंद जी। तो देखो हमारे मित्र ठीक है, तो उसका जवाब दे देता हूँ। लालचंद जी, इनकी आवाज नहीं आ रही है, हाँ, मैं भी यही कह रहा था अजय जी, मैं भी कह रहा था एसएन सिंह जी को कि आपकी आवाज कट रही है तो ना हम ठीक से सुन पाएंगे और ना अजय जी ठीक से आपको काउंटर कर पाएंगे, क्योंकि अजय जी उसी के लिए साफ साफ सुनना। ये नॉन बायोलॉजिकल की टीम के शिष्य हैं, तो हो सकता है ब्रह्मांड से बोल रहे हो, यूनिवर्स से बोल रहे हो। आप बोल रहे हैं, सुनिए ना, आवाज नहीं आ रही इनकी। अच्छा, एक काम करते हैं, तब तक उनकी आवाज को दुरुस्त करवाता हूं। इस बीच में छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, तब तक उनकी आवाज को दुरुस्त करवाते हैं, फिर मैं एसएन सिंह जी के पास ही आऊंगा। छोटा सा ब्रेक। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं राष्ट्रमंच पर बड़े विषय पर बड़ी बहस, और आज बड़े विषय पर बड़ी बहस में हम बात कर रहे हैं कि भोजशाला मामले में जो इंदौर हाई कोर्ट का फैसला आया है उसके क्या मायने हैं और क्या कुछ उस फैसले को लेकर के कहा जा रहा है। इस समय सीधे मैं एक बार फिर से आशीष गोयल जी के पास चलता हूं। आशीष गोयल, मौलाना साजिद रशीदी साहब भी जुड़ गए हैं इस बार। मौलाना साजिद रशीदी साहब, सबसे पहले तो इस फैसले पर आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद क्या ये लगभग अब साफ है स्थिति कि मुस्लिम पक्ष इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगा? देखिए, हाई कोर्ट का जो फैसला आया है ये कोई हार जीत का फैसला नहीं है। इसके आगे और भी कोर्ट है। हाँ, मेरा संवैधानिक अधिकार है कि मैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाऊं, और हम जाएंगे। लेकिन मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूं सर, जरूर। उन दोनों बातों को अच्छी तरह से समझ लीजिए। 1991 का प्लेसेस वर्शिप एक्ट जब पार्लियामेंट में पास हो रहा था, ये बात बाकायदा उसमें मेंशन है कि राम मंदिर के अलावा कोई जगह दोबारा छुई नहीं जाएगी, बात नहीं की जाएगी, सब लिखा हुआ है। और 1947 में जो कुछ था वो अब भी बाकी रहेगा आखिर तक। नंबर 1। दूसरे, मोहन भागवत जी ने कहा था कि भाई बाबरी मस्जिद का, राम मंदिर का मामला हमारे लिए थोड़ा सा ऐसा था, हमने जीत लिया, बात खत्म हो गई, अब हर मस्जिद के नीचे मंदिर क्यों ढूंढना। ये दोनों बातें होने के बावजूद फिर बाकायदा कोर्ट जाया जा रहा है, फिर बाकायदा हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है, फिर वर्सेस 1991 का प्लेस। मौलाना साहब, लेकिन भोजशाला विवाद तो काफी लंबा रहा है ना, इसका तो एक इतिहास रहा है। दूसरी बात, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बोलिए। मैंने कहा भोजशाला विवाद 100 साल से भी पुराना है। उस समय आरएसएस की स्थापना तक नहीं हुई थी। लगता है मौलाना साहब की आवाज में कुछ रुकावट आ रही है। इस समय सीधे एक बार मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, आ रही है, मैं देखता हूं आपकी आवाज। एक बार बोलिए मौलाना साहब, देखते हैं आवाज आती है कि नहीं। मौलाना साहब कुछ बोलिए, लगता है कुछ दिक्कत है। मैं आशीष जी के पास चलता हूं। आशीष जी,
ये जो इंदौर हाईकोर्ट का फैसला आया अभी आप लोगों के पक्ष में आया भाई, ये बात तो सही है, लेकिन जरा ये बताइए कि वो जो कमाल मौला का जो वहां पर मजार है उसके बारे में अब आगे क्या होगा? क्या इस पर इंदौर हाईकोर्ट ने कोई टिप्पणी की है? वो जो वहां का ढांचा है वो वैसा ही रहेगा या उसमें कोई बदलाव होगा, या उसके बारे में कुछ टिप्पणी है क्या, या एएसआई की रिपोर्ट में अगर कुछ जिक्र किया गया हो? लालचंद जी, हम लोग की आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, आपकी आ रही है, बोलिए। लालचंद जी तो अब जवाब ले लीजिए ना, तो इतने देर से 1 घंटे से बैठा अच्छा एसएन सिंह जी की, हाँ एसएन सिंह जी की अब आवाज आ रही है। रुक जाइए आशीष जी, रुकिएगा। एसएन सिंह जी कनेक्ट हो गए सीधे एसएन सिंह जी के पास। एसएन सिंह जी, आपसे ये सवाल था, आपसे ये सवाल था कि प्रायः ये बात कही जाती है कि जो पूजा स्थल से जुड़ा हुआ कानून है, क्या उसमें संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी उसको बदलने की कोई कोशिश, उसको सुधार करने की कोई कोशिश कर सकती है क्या? लालचंद जी, दोनों सवालों का जवाब। हमारे अभी मित्र ने कहा कि 1991 का वार्षिक एक्ट, अगर 1991 का वार्षिक एक्ट उस पर लागू होता तो क्या न्यायालय उसको नजरअंदाज करके फैसला दिया है? बिल्कुल नहीं दिया। ये बात तो बनती है। 1991 का वार्षिक एक्ट कहता है कि आजादी के बाद जो जैसा स्ट्रक्चर था, और ये तो लड़ाई 1937 के पहले से चल रही है। एक जवाब। दूसरी बात, अभी हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे वो सुनना चाहते थे, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। हालांकि जो भारतीय धर्म में पैदा होता है, हिंदू धर्म में पैदा होता है, सनातन धर्म में पैदा होता है, सब लोग वो मानते हैं कि ईश्वर हमारे परम पिता है। लेकिन जो सनातन धर्म में पैदा होता है और बाद में अपना धर्म बदल लेता है, वो हमारे मित्र की तरह कहता है कि भाई हम बाद में अल्लाह वाले हो गए हैं। मैं तो कुछ कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये कुछ कहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे, इसलिए हमने कहा कि जो जिस धर्म में पैदा होता है वो अपने माता पिता परम पिता को ऐसे ही कहता है कि परम पिता ने हमको पैदा किया, चूंकि हम इस धर्म के। अब तीसरी बात पे आता हूँ और आज के डिबेट पर आता हूँ। आज निर्णय कैसे दिया गया? साक्ष्यों के आधार पर दिया गया। दो लोगों में विवाद होता है तो सबसे सुंदर निर्णय कौन देता है? न्यायालय देता है। न्यायिक प्रक्रिया का जो भी पालन किया गया है वो समस्त भारतीय समाज उसका स्वागत करता है और भारतीय जनता पार्टी भी उसका स्वागत करती है। लालचंद जी, अगर वो निर्णय के समय में कहता है कि परमकालीन मंदिर की नींव मिली, मौजूदा ढांचा बाद में है, शारदा सदन लिखे शिलालेख मिले, परिजात मंजरी के मंचन का उल्लेख मिला, 106 स्तंभ मंदिर स्थापित शैली के मिले, शिलालेखों के, मुझे लगता है कि अगर कोई निर्णय दिया जाता है, साक्ष्य पे आधारित दिया जाता है, तो आपने जो एसएन सिंह जी, आपने जो तर्क दिया कि भाई अदालत ने उस पूजा स्थल वाले कानून को ध्यान में रखा हुआ है, उसके बाद ये निर्णय दिया। मैं आप ही से सवाल कर रहा हूं, आप ही बोलिएगा कि अदालत जब इस तरह के निर्णय दे ही रही है तो उस कानून के बारे में आगे क्या इरादा है, क्या विचार है? नहीं लालचंद जी, भारतीय जनता पार्टी का और भारत के लोगों का इरादा आपको नहीं समझ में आ रहा है? मुझे तो समझ में आ रहा है, आप भी ऐलान कर दीजिए। जो हमारी संस्कृति पुनरुत्थान का समय चल रहा है कि भारत की संस्कृतियों के, भारत के धरोहरों को, भारत के मान सम्मान को, भारत के महापुरुषों को मान सम्मान दिलाने का कार्य ये भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पारदर्शी और ईमानदार है वो देने का कार्य कर रही है। काशी में भव्य कॉरिडोर बन जा रहा है, अयोध्या में भव्य मंदिर बन जा रहा है, विंध्यवासिनी जी का धाम बन जा रहा है, कहीं महालोक बन जा रहे हैं। वो किस लिए हो रहा है? ये सब आपको दिख रहा है। तो सांस्कृतिक पुनर्जागरण के उत्थान का के जितने केंद्र हैं जो हमारे सम्मान है, क्योंकि ये तो देवभूमि है, पूरी भूमि है, जारी रहेगा ये। ईश्वरी भूमि में हमारे ईश्वरी चीजों का मुझे लगता है सम्मान होना चाहिए। हमारे महापुरुषों का भी सम्मान होना चाहिए। वो कालखंड चला गया जहां बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के नाम से रास्ते होते थे, उनके नाम से के गुणगान गाए जाते थे। आज तो हम महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, सरदार भगत सिंह और मुझे लगता है पटेल जी को याद करते हैं। ये तो राष्ट्रवादी सरकार है ना। ठीक, आगे मैं अगले राउंड में आपके पास आता हूं। आशीष गोयल जी, जो सवाल आपसे पूछा था कि इंदौर हाईकोर्ट के फैसले में वो जो कमाल मौला की मजार है उसके बारे में कुछ है या एएसआई की रिपोर्ट में कि उसका आगे क्या होना है? वो जो तथाकथित दरगाह है वो दरगाह अपने आप में एक मिस्ट्री है। जब सर्वेक्षण चल रहा था तब मुस्लिम पक्ष के पक्षकार ने कहा कि यह ऊपर तो एक सांकेतिक दरगाह है, हमारी ओरिजिनल दरगाह हमने नीचे बना रखी है। और तथ्य यह है, पुस्तक यह है कि उन जो कमाल मौला हैं उनका निधन अहमदाबाद में हुआ, उनकी असली मजार अहमदाबाद में बनी हुई है। तो खुद मुस्लिम पक्षकार स्वीकार करते हैं कि ऊपर सांकेतिक दरगाह है। अच्छा, यानी इस मामले में भी विवाद है
है ना, असली दरगाह वहां है। तो ये सारी चीजें मिस्ट्री है। और कुल मिला के वो तो शिव जी के और हनुमान जी के मंदिर है जो पुरातन में हमको बताते आए हैं, जो बुजुर्ग लोगों ने हमको वहां पर बताया है। लेकिन एक चीज बताता हूँ, एएसआई की रिपोर्ट में उन जगह के बारे में कोई जानकारी नहीं है और नहीं माननीय न्यायालय में इस विषय को लेकर कोई बातचीत हुई है। आशीष जी, आपकी लड़ाई काफी लंबी रही है, इसमें जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की सरकारें भी रही हैं, बीजेपी की भी सरकार है। क्या इसमें आपने कोई अंतर महसूस किया कि उस दौरान आपको अपनी लड़ाई लड़ने में कोई ज्यादा दिक्कत आ रही थी जब दिग्विजय सिंह वहां के मुख्यमंत्री थे, क्योंकि उन्होंने एक व्यवस्था दी थी दोनों पक्षों के लिए, उनकी सरकार के दौरान एक व्यवस्था। 2003 का घटनाक्रम मैंने आपको 2003 का घटनाक्रम बताया है कि सड़क पे संग्राम भी हुआ है और हिंदू समाज ने बहुत संघर्ष भी करा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2006 में या 2013 में या 2016 में जब बसंत पंचमी और शुक्रवार एक दिन आई, तब भी जो है वो प्रशासन ने हिंदू समाज को अंदर जाने से रोका है। और ये कब हुआ? दिग्विजय सिंह जी की सरकार के दौरान? नहीं, अब आपको सभी को पता है कि 2006 में और 2013 में और 2016 में दिग्विजय सिंह जी की सरकार नहीं हुआ नहीं थी, उस समय तो बीजेपी की सरकार आ गई थी। बात तो भी एएसआई के आदेश को, जिसको हमने चैलेंज कर रखा है, उच्च न्यायालय में चैलेंज किया था, जिसे पार्शली जो है वो डिस्क्रेट करेक्ट ठीक है कर दिया है माननीय अजय जी, आशीष जी कह रहे हैं चलिए 2006 में वहां बीजेपी की सरकार थी, लेकिन केंद्र में तो कांग्रेस की अध्यक्षता वाली सरकार थी, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार थी, उस समय एएसआई के आदेश पर रोकने का काम हुआ था। अजय जी, देखिए, याचिकाकर्ता साहब के पास बहुत सारी चीजें हैं, चूंकि ये सीधे सीधे उससे संबंधित है, कनेक्टेड है, और इन्होंने बहुत सारी चीजों का अध्ययन विकरार करना भी चाहिए, तभी लड़ाई लड़ने में मजा आता है। तैयारी के साथ लड़ाई लड़ते हैं, अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारी आइटम, बहुत सारे इससे संबंधित पढ़ के लोग गूगल पे डाल देते हैं, मैं भी पढ़ लूं, आप भी पढ़ लें, सारा इतिहास एक दिन में गूगल से निकाल के कर लेते हैं। लेकिन इन्होंने अनुभव करा, इन्होंने महसूस करा, जो इन्होंने देखा, जो करा, अपने अपने तरीके से इन्होंने कराया, उसको करके कराया। लेकिन इसके कहने से कि साहब वहां केंद्र में सरकार टियर स्टेट में सरकार, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन एएसआई तो केंद्र सरकार के अधीन है ना, एएसआई जो है, देखिए एएसआई केंद्र सरकार के अधीन। तो आपने बंगाल में देखा कि हाई जो सीमा सुरक्षा बल और सारे बल थे, सीएपीएफ, वो केंद्र सरकार के अधीन थे, और स्टेट में सरकार ममता की थी। राजनीति का विषय नहीं है, बार बार इस विषय को राजनीति की ओर लेके जाते हैं, ये गलत है। भाई साहब, याचिकाकर्ता जी, मैं आपको बड़े ध्यान से सुन रहा था, थोड़ा सुन लीजिए, पूरी बात तो सुन लीजिए। आप यहाँ राजनीति करने के लिए नहीं बैठे क्या? आप क्यों बैठे? नहीं, आप कर रहे हैं ना राजनीति, आप बार-बार सुन लीजिए, मैं तो नाम ले रहे हो, चुनाव का नाम ले रहे हो, हम तो केवल हिंदुत्व की बात करने के लिए बैठे हैं। मैं आपको एजेंडा देखिए जो लिख के आ गया उसे पढ़ेंगे, आप पढ़िए, मैं इस पर कोई एतराज तो नहीं कर रहा। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि हाई कोर्ट का ऑर्डर हो गया, आपको हाई कोर्ट को धन्यवाद करना चाहिए, आपको जश्न मनाना चाहिए, आपको सब करना चाहिए, आपको राजनीति करना चाहिए। और हाई कोर्ट के ऑर्डर पर कांग्रेस का क्या रुख रहेगा? नहीं, इसको हाई कोर्ट, देखिए आपका एजेंडा, देश की सरकार का यही तो एजेंडा है कि देश की सोशल फैब्रिक खत्म करिए। एसएन जी कुछ टिप्पणी करना चाह रहे हैं। मंदिर मस्जिद नहीं, ये तो नॉन बायोलॉजिकल के शिष्य हैं। बोलिए एसएन जी, बोलिए। बात नहीं करेंगे, ये नॉन बायोलॉजिकल के शिष्य हैं, ये महामानव के टीम के सदस्य हैं। हमारा परम जो अल्लाह को मानने वाले होते हैं अल्लाह को भी मान लेते हैं, लेकिन जो देवताओं की बात तो इस कलयुग में आप जानते हो, कलयुग चल रहा है, कलयुग का पता नहीं कौन सा चरण है, कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, चार युग है, कलयुग में ही तो अवतार होते हैं, होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि एक महामानव नामक अवतार जो है गुजरात में हुआ है, और 2014 में वो 2014 में एक अवतार अवतरित हुए थे, और वो गुजरात के कच्छ तट से चलते हुए जो भारत की तरफ आए थे, दिल्ली की तरफ आए थे, तो अजय जी, कलयुग के अवतार की प्रतीक्षा जो है ना, वो आपके पूर्व नेता प्रबोध कृष्णन जी कर रहे हैं, कल की अवतार की प्रतीक्षा पूरी तैयारी कर रहे हैं, देखिए बात पूरी तैयारी कर रहे हैं कल की अवतार की। मैं तो सभी महिलाओं का सम्मान करता हूँ, मैं सभी पुरुषों का सम्मान करता हूँ, लेकिन डेंगू मलेरिया खाने वालों की क्या हालत हो गई है,
जिसके तहत उन्हें वहां आना पड़ा। तो सरकार के पास जैसे आपने बताएंगे ठीक है, दरअसल क्या होगा? ठीक है मैं लौटता हूँ राष्ट्रमंच में मैं लौटता हूँ। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद फिर इस बहस को आगे बढ़ाएंगे, इसके कुछ और कानूनी पहलू को समझेंगे। छोटा सा ब्रेक अभी लौट के आता हूँ। एसएन सिंह जी लौट के आता हूँ, अभी आ रहा हूँ। अजय जी छोटा सा ब्रेक, फिर लौट के आते हैं। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। हेलो राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। फिर से? आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे। सर इतने कहाँ से? एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में। 2 लाख? क्या हुआ पापा? बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। अरे काट दिया। पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है। फ्रॉड? पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे तो पैसे गवाओगे। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं राष्ट्रमंच पर बड़े विषय पर बड़ी बहस, और ये बड़ा विषय जो आज है वो बोधशाला पर जो फैसला आया है, उस फैसले में क्या कुछ है, आगे क्या होना है, इसकी पहलू को समझने के लिए मैं एक बार फिर से डीके दुबे जी के पास चलता हूं, जो कि संवैधानिक विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ साथ में हाजी नाजिम खान भी दिखाई पड़ रहे हैं। हाजी नाजिम खान मुस्लिम स्कॉलर है, पहले उन्हीं के पास चल लेते हैं। हाँ, एसएन सिंह जी कुछ 2 लाइन कहना चाह रहे हैं। एसएन जी पहले आप। मैं एक छोटा सा चीज पूछूंगा भाई, कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ पढ़ लिख कर आया करें, 2 चीजों को बता दें फिर मैं मान जाऊंगा। पहले तो ये बता दें कि राजा भोज ने कब इसको बनाया था। कहीं से उठे कहीं चले आए और प्रधानमंत्री जी की यात्रा पे चर्चा नहीं हो रही है। आज चर्चा हो रही कि राजा भोज ने वो मंदिर बनवाया था, उस मंदिर को अलाउद्दीन खिलजी ने किस सन में तोड़ा। दूसरी बात, बार बार आप चले जा रहे हैं, इसीलिए करा, फिर कहूंगा तो तकलीफ हो जाएगी। जो जिस जी और लालचंद जी, एक चीज कहूँ, बुरा मत मानिएगा, पूरे देश की जनता, माता किसी और धर्म का और पिता किसी और धर्म का होगा, तो मुझे लगता है ये जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि हम नहीं कीजिए। तकलीफ मुद्दे पर रहते हैं ना, मुद्दे पर। हाजी नाजिम खान ये तो बार टिप्पणी कर रहे हैं। ठीक मैंने उनको भी रोका था कि विषय पर रहिए। हाजी नाजिम खान साहब के पास जाने दीजिए। मंदिर किस समय बना था, अलाउद्दीन खिलजी ने किस समय उसको विध्वंस किया। ठीक सर। हाजी नाजिम खान साहब की प्रतिक्रिया, मुस्लिम स्कॉलर हैं। हाजी नाजिम खान साहब, ये जो फैसला आया है, हाजी नाजिम खान साहब, ये जो फैसला आया है, इस फैसले में जो मुस्लिम पक्ष है उसकी आपत्ति, एक तो पूजा स्थल कानून का हवाला दिया जा रहा है, जिससे ये लग रहा है कि शायद इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और वहां पर जो मजार है उसको लेकर के दावा, उसको लेकर एक डिस्प्यूट, एक विवाद भी बताया जा रहा है कि वो पक्का नहीं है कि उनकी मौत वहीं पर हुई थी या गुजरात में कहीं जाकर हुई थी। अभी आशीष जी बता रहे थे। हाजी साहब। हाँ सिंह साहब, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी बिल्कुल दुरुस्त, बुलंद है, बोलिए। हाँ सिंह साहब, देखिए, सबसे पहले तो मैं डीडी न्यूज के चैनल के माध्यम से अपने उन मुस्लिम युवाओं को एक अपील करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पर अगर कोई भी गौशाला धार को लेकर अगर पोस्ट करता है तो उस पोस्ट को बिल्कुल शेयर न करें, उस पोस्ट पे ध्यान दें। अगर कोई भड़काने वाली पोस्ट डालता है तो उसमें प्रशासन का सहयोग करें। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, अगर आपने प्रशासन का सहयोग करा तो जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, उन अफवाह फैलाने वालों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करेगा। और मेरा देश जो है, जो एक विकासशील देश की तरफ पूरी प्रगति कर रहा है, उसकी तरफ आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम लोगों को हिंदू मुसलमान के बीच में जो एक नफरत दिखाई है उसको खत्म करनी है। ये अपील आपके चैनल के माध्यम से। बहुत ही स्वागत योग्य बात, बहुत अच्छी बात। हाँ सिंह साहब, देखिए, अब दूसरी बात मेरी है, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से जिस तरीके से फैसला आया है, तो उस फैसले को लेकर मुस्लिम समाज के अंदर कुछ ना कुछ इस तरीके की बातें चल रही है। लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों के खिलाफ एक तरफ से फैसला आने से मुस्लिम समाज में रोष में, लेकिन हाँ, भारत का संविधान
मुस्लिम समाज को पूरा अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। तो ये हमारा अपना संवैधानिक अधिकार है, तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। और रही बात ये कि किसी भी मुस्लिम समाज ने आज तक ये कोई बात नहीं कही कि हम इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को अपने भारत की कोर्ट पे पूर्ण विश्वास है, चाहे लोअर हो, अपर हो या सुप्रीम हो, हम तीनों कोर्ट पर पूर्ण विश्वास करते हैं। आपको याद हो जिस तरीके से 10 सितंबर आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, क्योंकि भारतीय संविधान के तहत अपने संविधान में सुप्रीम कोर्ट तक की ही व्यवस्था है। जो इंटरनेशनल कोर्ट वगैरह का तुर्रा या शिगुफा छोड़ा जाता है वो भारतीय संविधान के अंतर्गत उसकी व्यवस्था नहीं है। ये बात बिल्कुल आपने सही कही। हम आपके पास लौटते हैं डी.के. दुबे जी, ये जो फैसला आया है इसमें एक बात और कही गई है, एक वाघ देवी की प्रतिमा जो लंदन म्यूजियम में है इन दिनों, उसको भी लाने की बात कही गई है। क्या ये हो पाएगा? देखिए, वो सरकार का मामला है, सरकार तो सरकार बात होगी तभी वो आ पाएगा, लेकिन उसका इतिहास जानना बहुत जरूरी है जी। जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है वो ये है कि 1903 में खुदाई हुई और खुदाई में उस समय की अंग्रेज सरकार ने वहीं परिसर में मूर्ति को पाया। मूर्ति को लेने के बाद वो चूंकि सरकार थी वो ले गई लंदन। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 1903 में जब अंग्रेज ASI उस समय ये कह रही है कि ये मंदिर है और इसमें मूर्तियां मिली हैं, तो फिर ये नमाज के लिए खोला क्यों गया? ये किस समय खोला गया? ये खोला आजादी के बाद। ये आजादी के बाद क्यों खोला गया? क्यों इसको विवाद बनाया गया? नहीं तो ये विवाद ही नहीं बनता। नहीं तो ये भाई, जब अंग्रेज सरकार बैठी हुई है और वो बांग देवी की मूर्ति वहां पर मिल रही है और वो कह रही है, ASI की रिपोर्ट है, गजेटियर कह रहा है, 1908 का गजेटियर पढ़िए, वो गजेटियर कह रहा है कि ये भोजशाला है, भोजशाला में भोज की ये पाठशाला है और पाठशाला में जो सरस्वती माँ की पूजा होती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हिंदू समाज में स्टडी करने वाले सभी बच्चे माता सरस्वती या वांग देवी की पूजा करते हैं। बसंत पंचमी के दिन वो उत्सव मनाते हैं। जब अंग्रेज ASI ये बात स्वीकार कर चुका था तो मैं तो आज तक यही नहीं समझ पाया कि उनके जाने तो अजय जी देंगे, क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकारें होंगी वहां पर मध्य प्रदेश में, जाहिर सी बात है। अजय जी देखिए डूबे साहब, आप भी यही है, मैं भी यही हूँ। हाँ। अब इसका जवाब जो नरेंद्र मोदी साहब बार बार पूछते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार थे, तो डूबे साहब या तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा या मुझे लालचंद जी को नेहरू जी के पास वहां पूछ के आना पड़ेगा। बेहतर जवाब तो मोदी साहब उनसे पूछ के दे सकते हैं, वो बता सकते हैं। बताओ, ऊपर चलने को तैयार हो आप मेरे साथ? नहीं, कमाल मौला को बुला लीजिए, नीचे आ जाएंगे वो। क्या बात करते हो? किसको बुलाएंगे नीचे? आप कमाल मौला को बुलाइए ना, वहां वो बताएंगे। मतलब आप कहां से कहां उसको जोड़ रहे हैं। सरकार कांग्रेस की, नेहरू वेरू की कोई सरकार नहीं, कांग्रेस की सरकार थी, आज भी है। हमारा ऊपर चलते हैं, आप मोदी जी का अनुकरण नहीं करते। अरे हर चीज के लिए नेहरू जी जिम्मेदार है। नहीं, लेकिन यहाँ एक तर्क है अजय जी, एक तर्क है, अगर नेहरू जी कुछ बढ़िया कर गए हैं तो उसका दावा तो करेंगे ना भाई, उसकी विरासत तो कांग्रेस लेती है, कांग्रेस तो उस चीज की विरासत को क्लेम करती है। तो अगर कुछ गलत हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी से कैसे पल्ला झाड़ लीजिएगा? इनसे कहिए ऊपर चलेंगे हमारे साथ या नहीं, पूछ लो, हार नाम में बताओ, तो इन्हें जवाब मिल जाएगा। SN सिंह जी जवाब देंगे। SN सिंह जी बोलना चाहते हैं, आशीष जी भी एक लाइन बोलिए। SN सिंह जी। दरअसल अजय वर्मा जी बड़ी अच्छी बातें कहते हैं। अजय वर्मा जी से दो ही सवाल हम लोग पूछेंगे, कम से कम कुछ तो लेके आदमी जाए, कहना क्या चाह रहे हैं। अजय जी, क्या ये जो निर्णय आया है उसका स्वागत करते हैं? कांग्रेस मैंने बोला, उसका स्वागत, मैंने पूछा था, या अजय जी की पार्टी मतलब एक दूसरे समुदाय के साथ खड़ा होकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी? अजय जी इसी को क्लियर कर दें कि क्या इस निर्णय का स्वागत नहीं, अजय जी क्यों जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष जो याचिका करता है। लालचंद जी मदद करने के लिए मदद करने के लिए। हाँ, दे दीजिए, जवाब दे दीजिए अजय जी। हाँ, जवाब दे दीजिए अजय जी। सुन रहे नहीं बोला, थोड़ा सुन रहे। लालचंद जी, जब आपने डिबेट शुरू करी थी और आपने पूछा था तो शायद हो सकता था इनका वीडियो प्रॉब्लम की आवाज नहीं आ रही थी जानी। मैंने शुरू में क्या कहा था कि कोर्ट ने, हमारी पार्टी ने भी कहा है कि कोर्ट ने जो ऑर्डर करा है वो क्या करा है, कैसे करा है, ये तो निर्णय कोर्ट का है। उसके बाद में नहीं, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि कोर्ट के ऑर्डर का कांग्रेस स्वागत करती है क्या? कोर्ट के ऑर्डर का कांग्रेस के द्वारा स्वागत है, ये सवाल कर रहे हैं संजीव जी। ये देखिए, सबसे बड़ी बात तो लालचंद जी आप एंकर हैं, ये ऐसे सिंह आपके को एंकर नहीं है। ठीक, आप देखिए समय भी नहीं रह गया, दरअसल समय भी नहीं रह गया। आशीष जी एक लाइन बोलना चाहेंगे। आशीष जी, आगे सुप्रीम कोर्ट अगर मामला
जाता है तो क्या तैयारी आशीष जी? हाजी साहब से भी प्रतिक्रिया लेंगे। आशीष जी का एक लाइन। आशीष जी, अगर आगे मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, आगे क्या तैयारी? कल ही 15 मई को हमने हरिशंकर जी जैन, विष्णु शंकर जी जैन, विनय जोशी जी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में डिबेट दाखिल कर दी है। ठीक है। माननीय दुबे की जानकारी बहुत अच्छी है, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर हाजी साहब अगर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाता है तो क्या नया वहां पर रखेगा? कैसे फैसला बदलेगा? अगर फैसले के खिलाफ जाता है तो क्या नया रखेगा? सिंह साहब, देखिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला है उसकी कॉपी पे पूरा मुस्लिम समाज पूरी तरीके से मंथन कर रहा है। अब मंथन करने पे कहां किस तरीके की बातें आई है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने वो बातें रखी जाएंगी। अपनी दलील हम मजबूती से पेश करेंगे। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो तय हो गया, ये तय हो गया। एसएन सिंह जी जल्दी से बोल लीजिए एक लाइन। ये तो तय हो गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। नहीं, देखिए जो भी न्यायालय निर्णय लेगा उसको भारत की संविधान निर्णय लेगी, वो भारत के सभी लोग मानेंगे। लेकिन एक बात कहूंगा, जब हमारे सभी पूज्य संतों ने कहा था कि काशी, मथुरा और समय समाप्त हो रहा है, समय समाप्त हो रहा है, लेकिन अजय जी ने कुछ बोलना चाहा। अजय जी जल्दी से। तो आज ये विवाद ही नहीं। अजय जी, सोचा था कि हाकिम से करेंगे हम फरियाद, वो भी हाकिम भी उनका ही चाहने वाला। इसी की कमी रह गई थी। आज आपने शेर पूरे प्रोग्राम में नहीं बोला था। चलिए, इसी के साथ आज के इस राष्ट्रमंच में इतना ही। मामला लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हाजी साहब जुड़ने के लिए, एसएन सिंह जी, अजय वर्मा जी, मौलाना साजिद साहब भी जुड़े थे, आशीष जी जुड़ने के लिए और डी के दुबे जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के राष्ट्रमंच में इतना ही। जाहिर सी बात है, अब यह लग रहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं क्या फैसला होता है। फिलहाल आज के राष्ट्रमंच में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।